की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स की क्लास का जो पहला ही न्यूज़ आइटम है वो है जो ट्रेड डिफिसिट का इशू है। ट्रेड डिफिसिट 8 मंथ्स लो किया है। इस लो करने का कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो गोल्ड की और एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं, गोल्ड की और ऑयल की जो कहते हैं इंपोर्ट है, जो डिमांड है वो इस साल कम हुई है। तो गोल्ड और ऑयल के कारण, ड्यू टू गोल्ड एंड ऑयल, गोल्ड और ऑयल के कारण यह इशू खड़ा हुआ कि हमारी जो डिमांड है वो ट्रेड कम हो गई। अब देखिए, एक सवाल यह समझने की जरूरत है कि हमारा ट्रेड डिफिसिट कैसे डिटरमाइन होता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो रिलेशन है, वह रिलेशन इस बात को सुनिश्चित करता है कि कैसे हमारा ट्रेड का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। तो पहली बात क्या है कि जो हमारा इस बार का ट्रेड डिफिसिट आ रहा है, उसके पीछे क्या है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। हमारा जो गोल्ड और ऑयल दोनों का इंपोर्ट हमारा घटा है, और हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, जेम्स का और इंजीनियरिंग गुड्स का, इनका हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। इस एक्सपोर्ट के बढ़ने और इंपोर्ट के कम होने के कारण एक फर्क क्या आया है, उसका फर्क यह आया है कि हमारा इस बार ट्रेड डिफिसिट हो गया है। अब देखिए, यह जो गोल्ड जो इंपोर्ट है ये श्रैंक किया है 85.79%, और हमारा पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है वो श्रिंक किया है 25%। एक्सपोर्ट जो हमारा अप्रैल में दिस ईयर है, यह जंप किया है $62.84 बिलियन, $62.84 बिलियन। ये जो पिछले साल था, यह पिछले साल हमारा था $29.6 बिलियन। तो जो हमारा यह इतना बड़ा एक्सपोर्ट जंप हुआ है, इस एक्सपोर्ट जंप हो जाने के कारण, ड्यू टू दिस एक्सपोर्ट जंप, हमारा जो हमारा ट्रेड है वो हमारे फेवर में आया है। अब देखिए, अब अगला सवाल, यह एक्सपोर्ट का जंप किस में हुआ है, सीरियल्स में। सीरियल्स, जूट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, जेम, ज्वेलरी। इसमें हमारा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, अब आपका जो पढ़ाई है अब यहां से स्टार्ट हो रही है। अब आपके प्रीलिम्स का यह सवाल आएगा, इसकी संभावना कम है कि आपसे पूछें कि किसमें संभावना है, लेकिन संभावना ज्यादा किसकी है, यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट डिफिसिट क्या होता है। तो आप इस चार्ट को पहले बनाएं। अब हम किस पे पढ़ रहे हैं, नाउ यू आर ट्रेवलिंग ऑन द एस्पेक्ट कि यह जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है। अब आप इस चार्ट को बनाएं। क्रेडिट डेबिट क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 550 रुपीज। ये क्या हुआ, हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, इतना पैसा मिला। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 150। सर्विसेज और गुड्स में फर्क है। जो सर्विसेज होती हैं वह देश की सीमाओं को पार नहीं करती हैं,
गुड्स के लिए देश की सीमाओं को पार करना पड़ता है। तो गुड्स और सर्विसेज के बीच एक फर्क है। तो गुड्स क्या होता है? ये विजिबल होता है, यह दृश्यमान होता है। सर्विसेज क्या होता है? इनविजिबल होता है, यह अदृश्यमान होता है। तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये ऐसे ट्रांसफर हैं कि जिसको करने के एवज में आपको कुछ नहीं मिलता है, जैसे गिफ्ट्स हो गई, रेमिटेंसेस हो गए। यह हमने किसी को गिफ्ट दे दिया फॉरेन में, उस फॉरेन में गिफ्ट देने के एवज में हमारे पास कुछ नहीं आया, तो ये क्या हो गया? यूनिलैटरल ट्रांसफर। इसमें क्या क्या है? इसमें गिफ्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, इंडेमिटीज हैं। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है गिफ्ट, इसमें क्या क्या है? गिफ्ट है, रेमिटेंसेस, इसमें गिफ्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, जो और इंडेमिटीज हैं। क्या क्या इसमें है? गिफ्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, इंडेमिटीज हैं। तो ये क्या है? यह यूनिलैटरल ट्रांसफर है। यह यूनिलैटरल ट्रांसफर क्यों है? इसके एवज में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप ये जब अब आप क्या हुआ? यह जो इन यूनिट ट्रांसफर है, यह आपको प्राप्त हुआ, यह आपको प्राप्त हुआ, लेकिन इसके एवज में आपने कुछ नहीं दिया। चौथा, कैपिटल रिसीट्स। आप देखें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और चौथा है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, कैपिटल रिपेमेंट बाई और सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर। चौथे में क्या है? कैपिटल रिसीट। उसमें क्या क्या है? बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जो आपने बोरोइंग्स की, बोरोइंग्स, जो आपने बोरोइंग्स की, जो आपने अब्रॉड से बोरोइंग्स की, वो इसमें आ गया। कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट, बोरोइंग्स हो गई। दूसरा हो गया कैपिटल रीपेमेंट, किसका? सेल ऑफ एसेट, किससे? फॉरेनर से। क्लियर हुआ? यह आपका हो गया इनकम साइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह जो आपकी न्यूज आइटम है, यह इसी कॉन्सेप्ट से निकल रही है। साफ नहीं आ रहा है? साफ नहीं आ रहा? देखो, यह जो आपकी न्यूज आइटम है, साफ आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, जो आपका यह न्यूज आइटम है, वो यहीं से जनरेट हो रहा है। इट इज क्लियर, नॉट क्लियर? कि आपका एक क्रेडिट साइड है। मैं क्या समझा रहा हूं? आपका ये न्यूज आइटम क्या था कि इंडिया का ट्रेड डिफिसिट एक साल में किस तरह रहा है। अब आपका जैसे ही ट्रेड डिफिसिट आया है, अब आपको पहुंचना है ये ट्रेड डिफिसिट होता क्या है, यह ट्रेड डिफिसिट किस तरह होता है। तो जब कोई ट्रेड डिफिसिट होता है, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में आपका क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। क्रेडिट क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, यह क्या हो गया? यह दृश्यमान होता है, यह विजिबल होता है। दूसरा होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो आप सेवाएं देते हो, यह दृश्यमान नहीं होता है, यह इनविजिबल होता है। तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसमें क्या है? गिफ्ट्स है, रेमिटेंसेस है, इंडेमिटीज हैं, जो आप प्राप्त करते हो विदेशों से। चौथा है कैपिटल रिसीट, जो कैपिटल रिसीट है आपकी, जो बोरोइंग्स है, कैपिटल रिपेमेंट है ऑफ सेल ऑफ एसेट, यह आपका इनकम हो गया। अब कम ऑन दिस साइड, दिस इज द एक्सपेंडिचर साइड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स आपके यहां आया, उसका आप पैसा दोगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने विदेशों से सर्विसेज ली, आपने विदेशों से सर्विसेज ली। तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर, आपने विदेशों में यूनिट ट्रांसफर किया, गिफ्ट किया, इंडेमिटीज किया,
और फॉरेनर्स को पे किया, कैपिटल पेमेंट। आपने लेंडिंग किया टू कैपिटल, आपने लेंडिंग किया और कैपिटल पेमेंट किया परचेज ऑफ असेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। ये है टू फॉरेनर्स, ये है फ्रॉम फॉरेनर्स। क्लियर? अब मान लिया इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जितना आपने खर्चा, आपने इनकम हुआ उतना आपने खर्चा किया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ गया है, 1000। गॉट इट? अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर तब हम लोग आगे 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 बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, अब आपने ये बेसिक बात समझ ली, अब बेसिक बात से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये बेसिक बात कहने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जो ट्रेड डिफिसिट का कॉन्सेप्ट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही निकल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है ए सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रांजैक्शन आपके यहां का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है उसको वह डिफाइन करता है। तो समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड, summary of international transaction over a गिवन पीरियड। तो मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर का आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दिया, तो समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों का एक दिए गए वक्त के दरमियान जो भी लेखा जोखा होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या बोलता है? समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ ओवर ए गिवन पीरियड। तो एक समय सीमा के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसकी समरी को हम बोलते हैं। एक चीज और है, इन फॉरेन एक्सचेंज। जब सवाल बनाएंगे ऐसे करेंगे, इन फॉरेन एक्सचेंज। इन फॉरेन एक्सचेंज, इसको फॉरेन एक्सचेंज में, ये किसमें है? इन फॉरेन एक्सचेंज। अब आप जब आपका प्रीलिम्स का सवाल बनेगा तो क्या बोलेंगे? समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इंडियन रूपी इन फॉरेन एक्सचेंज। आप ये ध्यान रखिएगा, ये फॉरेन एक्सचेंज में होगा। आपका सवाल गलत कैसे कराएंगे? वह आपके ऑप्शन में इंडियन रूपी भी लिख देंगे और फॉरेन एक्सचेंज भी लिख देंगे, लेकिन आंसर में क्या होगा? इन फॉरेन एक्सचेंज। इट इज नॉट written in the Indian rupee domestic currency, it is written in the foreign exchange. तो summary of international transaction over a period of time in foreign exchange, ये क्या होता है? यह आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करता है। अब इसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है जो कि कंट्री का सोर्स है, यूज है फॉरेन एक्सचेंज में, इसका सोर्स क्या क्या है? एक्सपोर्ट है। अब देखिए सोर्स क्या है, मैंने सोर्स लिखा है 1 2 3 4, ये 4 सोर्स है। अब सवाल प्रीलिम्स का क्या हो गया? व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट? सवाल क्या बना?
सवाल क्या बना? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? ए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सी, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, डी, कैपिटल रिसीट. ओनली ए बी सी डी. सवाल बन गया? देखिए, न्यूज़पेपर से ही मैं पीछे जा रहा हूं. मैंने कोई इकोनॉमिक्स की किताब टच नहीं की है, सिर्फ न्यूज़पेपर को मैंने देखा और न्यूज़पेपर से हमने वो शब्द निकालने की कोशिश किया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. और ट्रेड डिफिसिट इंडिया का जो लो हुआ है, जो एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट कम हुआ है, ये एक बहुत बड़ी घटना है. इस बड़ी घटना को आप अगर जानना चाहेंगे तो वह आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्सपोर्ट में कितना पैसा ज्यादा हो कितना कम हुआ, उसके संभावनाएं बहुत ही कम, ज्यादा कम है. मेन संभावना इस बात की है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनकम के सोर्सेस क्या क्या होते हैं. यस, करता हूं रिपीट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत आराम से चल रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, आई अंडरस्टैंड, बहुत आराम से चलेंगे, डोंट वरी. बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनकम के सोर्सेस, सवाल फिल्म्स का क्या हो गया? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? ए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सी, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, डी, कैपिटल रिसीट. ओनली ए इज राइट, ए बी इज राइट, A, B, C is right. All of above is correct. What is answer? All of is correct. अब जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? समरी. जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन फॉरेन एक्सचेंज. आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापारों का, आपके अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों का एक समयावधि के तहत विदेशी मुद्राओं में जो भी आप करते हो वह आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. आप देखिए इसको साफ साफ आप पढ़े. नंबर 1, मैं हट जाता हूं, बोर्ड के सामने से. नंबर 1 एक्सपोर्ट, नंबर 2 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है इज स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री सोर्स एंड यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन विच मेन सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रांसफर एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वेयर एज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इंपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट अब्रॉड, लेंडिंग अब्रॉड एंड परचेज ऑफ एसेट्स. तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है यह टिपिकल बिजनेस अकाउंट है. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है यह एक क्या है? टिपिकल बिजनेस अकाउंट. टिपिकल बिजनेस अकाउंट, यह एक टिपिकल बिजनेस अकाउंट है जो आपके बिजनेस अकाउंट को पूरा ये व्याख्यायित करता है. अब जो मेन पर्पस है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का वह क्या है? तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट और डेबिट साइड आप दोनों देखें. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट और डेबिट दोनों अकाउंट होता है. दैट इज क्रेडिट, वो इनकम अकाउंट है, ये डेबिट, ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है. तो जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको फॉरेन एक्सचेंज में डिफाइन करते हैं और इसमें एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अब देखें मेन पर्पस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का कि वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन किसी एक कंट्री को जानना. इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन. अब एक सवाल क्या आ गया प्रीलिम्स का? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है? इंटरनेशनल पोजीशन कंट्री का जानना. इंटरनेशनल पोजीशन एक कंट्री का जानना. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या हो गया? इंटरनेशनल जो पोजीशन होता है एक कंट्री का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन,
इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन कंट्री का जो जानना होता है वह इसका होता पर्पस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन एक कंट्री का जानना इसका लक्ष्य होता है। तो व्हाट इज पर्पस? टू नो द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन जानना इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के पूरे सिस्टम का एक पर्पस होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंटरेस्ट अकाउंट? पहला, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप लिखिए, पहला जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का फीचर क्या होता है? इसका पहला होता है जो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिखना रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, यह इंक्लूड करता है विजिबल, इनविजिबल एसेट फ्लो। तो यह इन सबको अपने आप में इंक्लूड करता है। विजिबल, इनविजिबल, जो आपके गुड्स विजिबल हैं, सर्विसेज इनविजिबल हैं, एसेट्स हैं, यह एक डबल एंट्री सिस्टम में होता है। ये अगर रिसीट लार्जर है देन पेमेंट तब सरप्लस। अगर यह लार्जर है देन पेमेंट देन सरप्लस। अगर यह साइड बड़ा है, यह मान लो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, 1000 रुपया मिला 1000 रुपया गया। अगर यह ज्यादा है, यह साइड ज्यादा है, तो यह सरप्लस। मान लीजिए यहां पर होता 1050, तो अगर ये साइड ज्यादा है तो सरप्लस हो गया। यह एक इक्विलिब्रियम। अगर आपकी आय ज्यादा है, आपका व्यय कम है, तो आपका अकाउंट सरप्लस में हो गया। तो यह जो यह आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यह आपका सरप्लस। पढ़िए इसको, अगर ये साइड, दिस साइड इज मोर, दिस साइड इज लेस, देन इट इज सरप्लस। तो आपका यह सरप्लस अकाउंट हो गया। विजिबल एंड इनविजिबल आइटम, यह क्या है? यह इनविजिबल है। दिस इज इनविजिबल, दिस इज इनविजिबल। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब विजिबल और इनविजिबल आइटम क्या होते हैं? विजिबल आइटम रिफर करते हैं ट्रेडिंग इन गुड्स को। जो विजिबल आइटम है वो रिफर कर रहे हैं ट्रेडिंग इन गुड्स को, और जो इनविजिबल आइटम है वह रिफर कर रहे हैं सर्विसेज को। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वह इनविजिबल आइटम है। क्यों? सर्विसेज आर नॉट सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो यह जो दो हैं, ये और ये नंबर 2 और नंबर 6, नंबर 2 और नंबर 6 क्या है? यह इनविजिबल आइटम है। यह इनविजिबल आइटम क्यों है? यह बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। यू गॉट दिस? नंबर 2 और नंबर 6 क्या है? यह इनविजिबल आइटम है चूंकि यह बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। कोई गुड्स नहीं चलता है, ये सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला सवाल क्या हो गया? इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज द इनविजिबल आइटम? ए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, C, export of services, D, unilateral transfers. Got this question? In the balance of payment, what is invisible item? बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा अदृश्यमान वस्तु है? आयात, निर्यात, यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इट्स क्लियर? तो अगला कॉन्सेप्ट क्या आ गया? व्हाट इज द इनविजिबल सर्विसेज? तो इनविजिबल जो आइटम्स हैं वो किसको रिफर करते हैं? रिलेटिंग, जो इनविजिबल आइटम्स हैं रिफर टू आइटम्स टू द ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज विथ अदर कंट्रीज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 7, यह जो है यह आपके इनविजिबल हो गए।
जो आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, यह नंबर 2, 3 और 6, 7 यह आपके इनविजिबल हो गए। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड इनविजिबल बिकॉज सर्विसेज आर नॉट क्रॉसिंग द बॉर्डर, चूंकि सर्विसेज बॉर्डर को क्रॉस नहीं करती हैं। तो आप अगर देखें तो विजिबल आइटम क्या हो गया, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हो गए। तो जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, मशीनरी है, इसको क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम। क्यों, यह वेरीफाई किए जाते हैं बाय कस्टम ऑफिशियल्स। तो इनविजिबल आइटम क्या रेफर करता है, ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज विद अदर कंट्रीज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। क्लियर हो गया। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7 यह आपके इनविजिबल हैं, इसमें कस्टम क्लियरेंस नहीं होता है, यह आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। नंबर 1 और नंबर 5 यह आपकी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो ये क्या हो गए, विजिबल आइटम हो गए, यह दृश्यमान हो गए। अब देखिए फिर से पढ़िए आप इसको, सी अगेन। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर? एनी डाउट? अब यूनिलैटरल ट्रांसफर नंबर 3, नंबर 7 होता क्या है? व्हाट इज द यूनिलैटरल ट्रांसफर्स? गिफ्ट्स हैं, रेमिटेंसेज हैं और इंडेमिटीज हैं जो फॉरेनर से प्राप्त होती हैं। ये चौथा और 7वां क्या है, जो कैपिटल रिसीट है, ये क्या है, कैपिटल रिसीट है, पेमेंट। ये क्या है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल पेमेंट है। ये क्या होता है, बोरोइंग्स है, कैपिटल का रीपेमेंट है, सेल ऑफ एसेट्स है, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यह चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है, जो आपके कैपिटल बोरोइंग है, सेल ऑफ एसेट्स है। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। और कोई, एनीवन एल्स? आप इसको अपनी कॉपी पे बना लो, समझाना आसान हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, एक न्यूज़पेपर आइटम से मैंने आपकी क्लास को कन्वर्ट कर दिया इकोनॉमिक्स क्लास में। ओनली बाय वन न्यूज़पेपर आइटम आई कन्वर्टेड योर क्लास इन द इकोनॉमिक क्लास। आई एम टीचिंग द कंप्लीट इकोनॉमी टू यू। इस तरह से आप न्यूज़पेपर से आप अपने सिलेबस को कंट्रोल करेंगे, तभी आपके सिलेक्शन की संभावना है, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, यह जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ वैल्यू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स। इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया, जो आपका मनी वैल्यू एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स है, 1 -5, ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। 1 कितना है, 550, 5 कितना है, 800, इन तीनों का डिफरेंस कितना हुआ, -250। ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। जितना आपने कमाया है उतना खर्चा किया है। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव है। अब इस पे आप सवाल बनाइए, मेक ए क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बारे में क्या क्या सही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या क्या सही है। ए, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपस में कोई संबंध नहीं है। बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपस में संबंध है। सी, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट धनात्मक है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी धनात्मक होगा। डी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर धनात्मक है तो कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड धनात्मक हो। यह सवाल हिलेगा ही नहीं।
अगर आप मेरे लेक्चर को दिमाग से निकाल दीजिए, ये सवाल हिलेगा ही नहीं, ये सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ऑफ कर दो। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या तथ्य सही है? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या तथ्य सही है? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या तथ्य सही है? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या तथ्य सही है? ए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या तथ्य सही है? ए, सुनिए फिर सॉल्व, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या था सही? ए, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपस में कोई संबंध नहीं है। बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपस में संबंध है। सी, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट धनात्मक है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी धनात्मक होगा। डी, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड ऋणात्मक है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऋणात्मक होगा। नंबर 3, नंबर 4 दोनों गलत हैं। गॉट इट? आप एग्जाम्पल देखिए, यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट 550 800 क्या है? निगेटिव है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगेन लिसन केयरफुली, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिलेशनशिप है? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर धनात्मक है तो क्या जरूरी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी धनात्मक हो? क्या यह जरूरी है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इक्विलिब्रियम में है? यह जरूरी नहीं है। आप देखिए, यह बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे इक्विलिब्रियम में है। 1000 रुपीज आया, 1000 गया, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट 550 कमाया, 800 दिया, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगेन सी केयरफुली। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, जो इनविजिबल आइटम्स हैं, जिसमें शिपिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, एक्सपेंडिचर ऑफ टूरिस्ट है, वो शामिल नहीं होता है। तो जो डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वह आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस होता है। आप याद रखिए कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? सेंडिंग गुड्स अब्रॉड टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट का क्या मतलब क्या आता है? बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? यह फॉरेन एक्सचेंज के बीच में यह वेरी करता है। तो अगर जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यह केवल विजिबल आइटम को ध्यान रखता है, यह अपने आप में एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं रखता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल आइटम है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं रखता है। नो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड। इट्स क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन हैज ए प्रॉब्लम? अब अगले आते हैं सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। कैसे होगा?
तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट कैसे होगा? अगर यह बैलेंस ऑफ ट्रेड का संबंध किससे है? आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 5 से है। अगर हमारे विजिबल आइटम का जो एक्सपोर्ट है, अगर विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट ये और ये, अगर विजिबल आइटम का जो हमारा एक्सपोर्ट है दिस वन इज मोर देन दिस, अगर हमारे विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट विजिबल आइटम के इंपोर्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? सरप्लस। और अगर हमारे विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट विजिबल आइटम के इंपोर्ट से कम है तो ये अनफेमिलियर, ये होगा डेफिसिट। तो अगर हमारा वैल्यू 1 और 5 को देखें जो ये हमने बनाया है, तो 1 और 5 इसको डिटरमाइन कर रहा है। चलिए फिर प्रीलिम्स का सवाल बनाते हैं। अगेन ए क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स। देखिए मैं हट जाता हूं ऐसे। अगेन ए क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, अगेन ए क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। देखिए ये आसान नहीं है, सोचते रहिए साथ साथ। अगेन क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या तथ्य सही है? सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, व्यापार संतुलन के बारे में क्या तथ्य सही है? ए, अगर आयात ज्यादा है निर्यात कम है, अगर आयात ज्यादा है निर्यात कम है तो यह ऋणात्मक होता है। बी, अगर निर्यात ज्यादा है आयात कम है यह धनात्मक होता है। सी, अगर आयात और निर्यात बराबर है तो यह इक्विलिब्रियम में होता है, एक संतुलन में होता है। डी, इसका आयात निर्यात से कोई संबंध नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा? अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन के बारे में क्या तथ्य सही है? ए, अगर व्यापार, अगर आयात ज्यादा है और निर्यात कम है तो यह ऋणात्मक संतुलन होता है। बी, अगर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो यह धनात्मक संतुलन होता है। सी, अगर आयात और निर्यात बराबर है तो यह एक संतुलन में होता है। डी, इसका आयात निर्यात से कोई संबंध नहीं है। जल्दी बोलिए, कम फास्ट, एज फास्ट एज पॉसिबल। शुरू। भैया किसले चतुर्वेदी, आप क्या है ना, पूरी कथा हो गई, आप अभी ए क्यों गलत है, बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, सिर्फ डी गलत है। आरती क्यों सी, ए और बी क्यों नहीं सही हो रहा है? वाई नॉट ए एंड बी, वाई ओनली सी? फिर से सुनिए, देखिए अगर इतनी मेहनत के बाद आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं रह गया पढ़ाने का। फिर सुनिए, यह है आपका आमदनी, यह आपका खर्चा। चलिए आप इसको एकदम आसान करते हैं। यह है आपका आमदनी, यह आपका खर्चा। अगर अब इसमें जो पहला वाला है, ये वाला, ये वाला, ये जो आपका पहला वाला है यह आपका व्यापार संतुलन है। ठीक है? अगर ये दोनों, अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो क्या होगा? धनात्मक। यह कम होगा यह ज्यादा होगा तो ऋणात्मक। यह दोनों बराबर होंगे तो संतुलन में होगा। यह ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था। ऑप्शन डी क्या था कि इसका आयात निर्यात से कोई संबंध नहीं है। यह गलत है,
यही मैं तेरे समझा रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? मैंने लिखा -250 रुपया, वह निगेटिव हो गया। अगर देखिए, अब आप इसी से एक चीज और निकालिए, अगर किसी कंट्री के पास एक डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो यह डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड दिए इस चार्ट में क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट है। आप देखिए 500 850, तो 500 850 करोगे तो क्या है? -250 आ गया, तो क्या हो गया? डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। तो डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी ऑफसेट किया जा सकता है अदर अकाउंट के द्वारा। सर्विसेज हैं, ट्रांसफर्स हैं, कैपिटल रिसीट है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो मर्चेंटाइज है, वह जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से इमर्ज करता है, यह एक कंप्लीट पिक्चर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगला सवाल, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंट्री के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कंप्लीट पिक्चर प्रोजेक्ट करता है? आंसर नो। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकेला कंट्री के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का, कंट्री के आर्थिक व्यवस्था का एक कंप्लीट पिक्चर प्रोजेक्ट नहीं करता। क्यों? यहां पर यह निगेटिव है लेकिन इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो यह क्या कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो हमारा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वह हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है? आंसर नो, यह नहीं कर रहा है। फिर सवाल बनाते हैं प्रीलिम्स का, व्यापार संतुलन के बारे में क्या सत्य है? ए, यह देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। बी, यह देश की आर्थिक यह देश की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। बी, यह देश की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सी, यह देश के सिर्फ आयात और यह देश के सिर्फ दृश्यमान आयात और निर्यात के तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। डी, यह देश की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक चित्र देता है, संपूर्ण चित्र नहीं देता है। गॉट दिस आंसर? अब यह सवाल प्रीलिम्स में आ गया। अगर आप लोग प्रीलिम्स का पेपर खोलिए, सवाल ऐसे ही आते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जितनी कोचिंग्स वाले पढ़ा रहे हैं, वह कोचिंग वाले इस चीज को अटैक नहीं कर रहे हैं। सवाल, आप मेरी बात मत मानिए, आप आज मेरा क्लास खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन पेपर खोलिएगा पिछले कई सालों के, आपको दिख जाएगा सवाल किस तरह आते हैं। सवाल कॉन्सेप्चुअल आते हैं, एनालिटिकल आते हैं। कुछ टाइप के सवालों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होती, 10% से कम होती है। किसी सवाल तो 1 ही 2 सवाल आते हैं। तो क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वह किसी देश की आर्थिक स्थिति का पूरी तरह से निरूपण नहीं करती है। तो यह एक पिक्चर देती है, कंप्लीट पिक्चर नहीं देती है। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? यह एक डिफरेंस बताता है नेशन की टोटल इनकम का और नेशनल की टोटल एक्सपेंडिचर का। तो अगर हम इसको एक इकोनॉमिक की भाषा में कहना चाहें, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नेशंस टोटल पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज एंड इट्स टोटल रिसीट्स फ्रॉम देम। इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों शामिल होते हैं। यह कंट्री के इकोनॉमिक्स का एक वाइडर पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके बीच हम एक फर्क समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दें इसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में हम फर्क समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या क्या फर्क है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसमें क्या है?
ओनली मर्चेंडाइज, इसमें क्या है, ओनली मर्चेंटाइज, जो आपका सामान जाता है। इसमें क्या है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसमें ओनली मर्चेंडाइज, इसमें बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बैलेंस ऑफ ट्रेड यह रिकॉर्ड नहीं करता है कैपिटल, डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल, यह कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं करता है। इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यह डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल। जो यह होता है यह रिकॉर्ड जो करता है कैपिटल नेचर, रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है यह डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है रिकॉर्ड का ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। जो ट्रेड होता है यह करंट अकाउंट ऑफ, ये होता है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट का यह करंट अकाउंट भी कहा जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम यह भी कहते हैं कि यह कहते हैं यह पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, यह जो इसका जो बैलेंस पेमेंट है इसके करंट अकाउंट का पार्ट होता है। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है यह इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर्विसेज। यह जो पिछला चार्ट था उसका ऑल फोर इंक्लूड करता है। ये जो पिछले चार्ट में 4 इस तरफ था, 4 इस तरफ था, जिसमें क्या था, ट्रेड था, सर्विसेज था, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स था, कैपिटल था। यह चारों इंक्लूड करता है। गॉट इट? जो डेफिसिट होता है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट होता है उसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा, लेकिन इसमें कर सकते हैं, कैन बी डन। अब इसको समझाते हैं हम। जैसे आपने देखा कि पिछले एग्जाम्पल में 550 माइनस 800 था, ठीक है ना। माइनस 250 क्या था, आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफिसिट था। अब इसको आप इससे नहीं कर सकते हो। लिसन अगेन केयरफुली। हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था कि हमारा जो इनकम था वो 550 था, एक्सपेंडिचर 800 था, दोनों कम गया, माइनस 250 हो गया। अब ये माइनस 250 बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। क्यों? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी है, लेकिन चूंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल है, इसलिए इसमें जो वो डेफिसिट है पूरी हो सकती है। अगेन जस्ट आई अंडरस्टैंड दिस इशू। बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो डेफिसिट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट है वह जो बैलेंस ऑफ
जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिसिट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से होती है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है डेफिसिट वह पूरी हो जाती है। अगर ये -250 है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, चूंकि आपके 3 चीज और शामिल है, उसमें सिर्फ एक चीज शामिल है, तो वह किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक के साथ 3 चीज और शामिल हैं, तो उसमें अगर कोई ऋणात्मक तत्व आता है तो यहां पे आके धनात्मक या इक्विलिब्रियम हो सकता है। किसको समझ में नहीं आया? किसको यह समझ में नहीं आया? विदाउट एनी फियर यू राइट हियर, बिकॉज इट इज नॉट इजी। किसको समझ में नहीं आया? मीनाक्षी मिश्रा, जया शुक्ला, पंकज सिंह, चंद्रेश यादव, किसको समझ नहीं आया? संगीता को समझ आया? मैं क्या बोल रहा हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डिफिसिट है, जो व्यापार संतुलन में कमी आ रही है, वह भुगतान संतुलन से पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में आई कमी से पूरा हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो भुगतान संतुलन है उसमें 3 चीजें और शामिल हैं, तो वो तीनों चीजें आके इसको ठीक कर देती हैं। क्योंकि व्यापार संतुलन में सिर्फ एक ही चीज शामिल है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज, इसलिए वह व्यापार संतुलन के अवयवों के द्वारा वह बैलेंस नहीं किया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यह जो होता है, यह कंट्री की इकोनॉमी का ट्रू इंडिकेटर नहीं है। ट्रू इंडिकेटर नहीं है, नो, इट इज द ट्रू इंडिकेटर। गॉट इट? कंपनी की अर्थव्यवस्था का यह ट्रू इंडिकेटर नहीं है और यह ट्रू इंडिकेटर है। अब देखिए, आप अपना चार्ट खोलिए, जो आपने कॉपी में चार्ट बनाया है, इसको मिटा दें। यह आपको याद करना पड़ेगा। यह सवाल देखिए, मैं सवाल बना देता हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या सत्य है? ए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ मर्चेंडाइज शामिल है। बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स और सर्विसेज मर्चेंडाइज दोनों शामिल है। सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल इशू को रिकॉर्ड नहीं करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल इशू को रिकॉर्ड करता है। डी, करेंट अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वह करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट का पार्ट है। डी, ऊपर के सब सही हैं। अगला सवाल बना देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या सत्य है? ए, बैलेंस ऑफ ट्रेड देश की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक पूरी सूचना नहीं देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट देश की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी सूचना देता है। बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड के डिफिसिट को बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डिफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आके समाप्त हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेडिंग, सर्विसेज और कैपिटल और यूनिट ट्रांसफर सब शामिल हैं। क्लियर हुआ सवाल? चलिए इसको फिर से बना देते हैं आपका चार्ट। क्रेडिट, डेबिट,
एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विसेज, यूनिलैटरल, कैपिटल, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है। ओके, अब इसमें देखें 550, 150, 100, 200, 200, ठीक है। 50, इट्स ओके। अब चलिए एक एक करके हम चलते हैं। पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। 1 - 5 बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। 1 - 5 इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। 2, 6 बैलेंस ऑफ सर्विसेज। 2 and 6 balance of services. 3, 7 balance of unilateral transfers. Balance of payment. 1 plus 1 to 4 minus 5 to 8. देख लिया? अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड 1 - 5 -250। बैलेंस ऑफ सर्विसेज 2 - 6 100। बैलेंस ऑफ यूनिट ट्रांसफर 100 - 80 20। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको आप जोड़िए, इसको जोड़िए, 0। अबे 4 कंक्लूजन आ रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऋणात्मक है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज धनात्मक है, और बैलेंस ऑफ यूनिट ट्रांसफर धनात्मक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 हो गया, इक्विलिब्रियम। इसका फर्क क्या आया? इसका फर्क यह आ गया कि आप 4 तरह के रिजल्ट इसमें आप देख रहे हैं। इसमें आप 4 तरह के रिजल्ट आप देख रहे हैं। अब इसके बाद, अब इस 4 तरह के रिजल्ट आप क्या है, अब इस एक और देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट।
समझिए इसको। जब आपने इस फिगर को अराइव किया, ये क्या है, ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ यूनिट ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। इसको आराम से समझिए। कैपिटल अकाउंट ये -130, ये +130। समझ आया कि नहीं आया? ये एक इतनी बड़ी न्यूज है, सिर्फ कितनी पेज की आप देखिए, सिर्फ ये न्यूज छोटी सी है। इस न्यूज से आपको कितना, छोटी सी न्यूज है, इस न्यूज का 1 घंटे से ज्यादा विस्तार हुआ। यह न्यूज नहीं आएगी, न्यूज यही आएगी जो मैं आपको को बता रहा हूं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। कम ऑन द नेक्स्ट इशू। दूसरा इशू क्या है, चाइल्ड लेबर का है। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। मिटा दे, हो गया। किसी को कुछ पूछना है? द नेक्स्ट इशू आई एम टेकिंग द चाइल्ड लेबर। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? वेरी गुड, आरती क्लियर हो गया। और कोई? वेरी गुड, रवि बिहारी को ठीक हो गया। और कोई बताइए? एनीवन एल्स? अब चाइल्ड लेबर पे एक रिपोर्ट क्या है कि चाइल्ड लेबर की इशू को इंडिया में सॉल्व करना चाहिए। अब चिल्ड्रन के इस शुरू कहां से हो रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वह स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल। Children are not able to attend the school. Why? Parents are not able to find work. यही मैं आपके ऐसे में ये सवाल आ जाता है। अगर आपके ऐसे में सवाल आ जाए तो क्या खराबी है? चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। कमेंट लिखिए आप। यह आपका 1000 वर्ड का ऐसे आ जाए। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। ऐसे आता ना आपका? ऐसे कैसे आता है? ऐसे आता ना कि चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। सिर्फ वही आपका, इट इज योर एसे। आप अपना एसे का पेपर देखिए, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। जहां कुछ समझ नहीं आता है तो यह लिख दिया उन्होंने, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। आप लोग की पता नहीं पूछ लिया। यह आपके कोविड-19 सिचुएशन हुआ है। जो हमारा डेटा क्या बोलता है कि 152 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड और स्टिल इन चाइल्ड लेबर। अब ये सब डेटा आपको याद करना पड़ेगा। 152 बिलियन जो चिल्ड्रन है
जो 152 बिलियन चिल्ड्रन हैं, ये 152 बिलियन जो बच्चे हैं वह अब विश्व में अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं, चाइल्ड लेबर में। 152 बिलियन वर्ल्ड में 152 बिलियन चिल्ड्रन जो है, बच्चे हैं, अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं। इसमें से 73 हैजार्डस मतलब खतरनाक कामों में लगे हैं। 152 बिलियन जो चिल्ड्रन है विश्व में अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं, और उसमें से 73 मिलियन जो है, सॉरी इट्स मिलियन नॉट बिलियन, इट्स मिलियन, सॉरी मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो 10 में 152 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो चाइल्ड लेबर में हैं, और उसमें से 73 मिलियन जो हैं वह हैजार्डस वर्क में हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्वे है, जो वो सजेस्ट करता है कि 95% ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रो 6 to 13 आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो 95% 6 से 13 साल के बीच के 95% जो बच्चे हैं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है कि 6 से 13 साल के जो बच्चे हैं उसका जो 95% है वह स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। किसमें? फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वो फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन को वो लोग प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, जो 14 से 17 साल में है, 14 से 17, उसका फिगर कम हो गया, आता है 79.6%। अब यह दो फिगर को आप कंपेयर करो, क्या आता है? स्कूल ड्रॉप आउट। गॉट इट? कि जो हमारे पास फिगर 95% है, जो 6 से 13 साल के बीच के हैं, उनका जो 95% है, अगर हम उसको 14 से 17 साल देखते हैं कि वो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क में है, हेल्थी डेवलपमेंट में। अगर आप एजुकेशन नहीं देते हो, इफ यू आर नॉट गिविंग एजुकेशन, तो इसका फर्क क्या है? उनका विकास नहीं हो रहा है, बच्चों का विकास नहीं हो रहा है। आप उनका हेल्दी साइकोलॉजिकल और मेंटल विकास नहीं कर रहे हो। तो जो यह रिपोर्ट बताती है कि यह बहुत खतरनाक बात कहती है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग जो बच्चों का है, उसको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती है। अगर हम 2011 का सेंसन देखें, तो जो 2011 की जनसंख्या है उसको हम देखें, तो वह कहती है कि 10.1 मिलियन जो वर्किंग चिल्ड्रन है, जो 5 से 14 साल के उम्र के हैं, उसमें से 8.1 मिलियन रूरल एरियाज में हैं, जो कल्टीवेशन में हैं। इसको मिटा दें हम, चिल्ड्रन इन कल्टीवेशन। गांव में बच्चों को यूज किया जाता है चिल्ड्रन इन कल्टीवेशन। तो जो हमारे पूरे जो 5 से 14 साल के हैं, पाँच से 14 साल के जो बच्चे हमारे रूरल एरियाज में हैं, जो ये हमारा कौन है? ये हमारा 2011 का सेंसस बताता है।
2011 का सेंसस बताता है कि जो हमारे 5 से 14 साल के बच्चे हैं, जो उसमें से जो 10.1 मिलियन जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं, वह हम उसमें से 8.1 इन रूरल एरियाज में इंगेज हैं कल्टिवेशन में और चाइल्ड लेबर में। यूनेस्को की रिपोर्ट बोलती है 2011 के सेंसस के बीच में कि 38.1 मिलियन चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब यह एक आपको एक बड़ी खराब फिगर देती है चाइल्ड लेबर को। अब जो हमारा डिक्रीज है, एक खास बात क्या है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया में डिक्रीज किया है 2001 से 2011 के बीच। चाइल्ड लेबर डिक्रीज किया है इंडिया में 2001 से 11 के बीच। ये क्या है, एक अच्छा साइन है कि चाइल्ड लेबर हमारे यहां 2001 से 11 के बीच डिक्रीज किया है। यह क्या बोलता है, यह हमारी पॉलिसी प्रोग्राम इंटरवेंशन को, यह हमारी पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण आया है। हमारी नीतियों के कार्य करने का जो हमारा पॉलिसी, तो यह क्या है, एक सकारात्मक चीज है हमारे नीतियों के लिए। तो जब आप नीति की बात करेंगे तो हमारा यह सकारात्मक नीति है। वह कैसी है, जो हमारा पॉलिसी इंटरवेंशन है, मनरेगा है, राइट टू एजुकेशन और मिड डे मील। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील। आप ऐसे ही लिखिएगा, आप पहले ऐसे में समस्या बताइए, फिर बताइए कि 2001 से 11 के बीच हमारा पॉलिसी इंटरवेंशन हुआ, उसके कारण चाइल्ड लेबर में डिक्रीज हुआ। फिर आप बताइए डिक्रीज क्यों हुआ, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन और मिड डे मील, तीनों का आप जिक्र करिए कि इन तीनों के कारण फर्क आया है कि हमारा जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, इसके कारण बच्चों को स्कूल गए हैं और गारंटीड वेजेस मिला है। जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये सारी स्कीमें आप याद करिए। जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है हमारा, जो नेशनल और जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 138, कन्वेंशन 138 182 2017, ये किसका है, यह कन्वेंशन है हमारा इंटरनेशनल, हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 138 एंड 1282007 है। वह इंडियन गवर्नमेंट को फ्यूचर में डिमॉन्स्ट्रेट करता है कमिटमेंट टू एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। कमिटमेंट टू, ये क्या बात करता है, कमिटमेंट टू एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो गया है, इकोनॉमी का लॉकडाउन हुआ। इकोनॉमी के लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका इनकम रिड्यूस हो गया, वर्क कम हो गया और लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर को काम नहीं मिला और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए। इसका चैलेंज एजुकेशन में आ गया। क्या आ गया कि हमारा जो डिस्टेंस लर्निंग है, जो हमारा स्कूल क्लोज हो गया, इससे क्या हो गया, चैलेंज आ गया हमारे डिस्टेंस लर्निंग में और चिल्ड्रन जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं और उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप देखिए आज ही हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए, डिस्पाइट दैट कि आई एम द प्लेस जहां पे सब कुछ है। क्यों नहीं कर पाए, लाइट चली गई। गांव में क्या है, इंटरनेट की समस्या है। गांव में दूसरी समस्या क्या है, एक समस्या इंटरनेट की है, दूसरी समस्या क्या वहां पे है, द सेकेंड प्रॉब्लम इन द विलेज
इज द नेट। तो नेट फैसिलिटी और इंटरनेट दोनों की कमी होने के कारण क्या है कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस तरह नहीं मिल रहा है जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जो हमारा इनरोलमेंट है उसमें अगर देखें तो चिल्ड्रन को स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द स्टडी मटेरियल। तो हमको क्या चाहिए, हमको गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, सोशल सेक्टर्स को, एनजीओज को, सबको, प्राइवेट सेक्टर को, सबको साथ आना चाहिए और सबको साथ आके काम करें। कोई भी आप सवाल का जवाब दें, आप ये हमेशा सवाल के सलूशन में आए कि गवर्नमेंट काम करे, प्राइवेट सेक्टर काम करे, कॉर्पोरेट हाउसेस काम करें, एनजीओज काम करें। अब देखिए, अब इसको हम भारत के संविधान से कैसे जोड़ते हैं। नाउ द मेन आर्ट स्टार्टेड। आपने देखो, आप जब इस सवाल को हैंडल कर रहे हो मेंस में, ये सवाल मेंस में आएगा, प्री में चांसेस कम है कि अगर ए से आता है कि चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग द स्कूल एंड द पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग द जॉब, आपने इसको एक सॉल्व कैसे किया, एक फैक्चुअल मैट्रिक्स से किया। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अनदर एस्पेक्ट कि हमारा संविधान किस तरह से बच्चों को, पहला देखिए आर्टिकल 21A, फर्स्ट इज द आर्टिकल 21A। 21A ये क्या है, राइट टू एजुकेशन। हमारा संविधान चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। हमारा संविधान, अगर आप 21A देखें तो आपको साफ दिख जाएगा हमारा संविधान क्या बोलता है। यह हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया राइट टू एजुकेशन कि क्या बोलता है, स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट राज्य का कर्तव्य है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी। State shall provide free and compulsory education 6 to 14 years. Six to 14 years children को in such a manner the state may by law determine, may by law। तो आप जब इस तरह के ऐसे का आंसर कर रहे हैं, आप पहली बात क्या बोलेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 में यह विहित किया गया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और राज्य का यह दायित्व है कि वह कानून बनाकर 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। उसके बाद आप मूव करिए आर्टिकल 41। नाउ मूव टू आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क एंड एजुकेट। यह राज्य के नीति निर्देशन में है, राइट टू वर्क एंड एजुकेट, राइट टू वर्क एंड एजुकेट, राइट टू वर्क एंड राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस। तो अगर आप इसको देखें तो यह क्या बोलता है, द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स। आर्टिकल 21A में लिमिट्स की बात नहीं है, इसमें क्या है, स्टेट विद इन द लिमिट्स। इफ यू ओपन द एक्ट से विद द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन इन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। देखिए, कोविड में लोगों के रोजगार चले गए, स्टेट ने क्या किया, मनरेगा की स्कीम बढ़ाई और मनरेगा में सबसे ज्यादा काम इस साल दिया गया। तो जो आर्टिकल 14 बोलता है कि यह राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर रहते हुए वह व्यक्ति को राइट टू वर्क दे, एजुकेशन दे एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहां गए, आर्टिकल 41 में आ गए। नाउ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज द आर्टिकल 45। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या होता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, अर्ली
चाइल्डहुड एंड केयर। आर्टिकल 40 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर। यह बात करता है कि स्टेट शैल एंड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन टिल 6 ईयर। अब इसको कंपेयर करिए आप 21A से, कंपेयर विथ 21A। ट्वेंटी वन ए में एज क्या है? सी द 21A, सी द आर्टिकल 21A, उसमें एज क्या है? फास्ट बोलिए, अभी भी मैंने आपको बताया, जस्ट कोई लिखो चैट पे। 21A में क्या है? 6 to 14। यहां क्या है? अप टू 6। अब आप 21A एंड 45 ऐड करिए, क्या आ गया? 6 to 14, सॉरी क्या आ गया? बर्थ टू 14। मिल गया इंटरप्रिटेशन? गॉट दिस? अगर आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 को मिक्स कर दो तो बर्थ से लेके 14 साल तक, बस फर्क क्या है? 21A में वह मौलिक अधिकार है, 45 में वह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट 47, सी आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट फॉर द न्यूट्रिशन, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। मिड डे मील कहां से आ रहा है? इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर आप 45 देखें, सॉरी अगर आप 47 देखें, तो स्टेट का कर्तव्य है न्यूट्रिशन देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ। तो इसमें क्या हो गया? इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। बच्चों को आपको पोषक का कर्म दाइए। देन सी द 48A, क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट अच्छा नहीं देंगे, अगर 40 क्या आता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जरूरी है, बगैर इन्वायरमेंट के आपका जिंदगी, सांस कैसे लोगे? ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो यू नीड टू हैव द इन्वायरमेंट। नाउ सी 50, नाउ सी 51A के जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटी है, पेरेंट एंड गार्जियन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, एजुकेशन टू चाइल्ड। एजुकेशन टू चाइल्ड 6 to 14। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? पेरेंट एंड गार्जियन टू अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन हुज चाइल्ड और द केस मी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। अब हम आते हैं फिर उस न्यूज आइटम की तरफ। न्यूज आइटम क्या था? ये हिंदू का न्यूज था, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर।
यह आपके ए से में आ सकता है, ए से नंबर 1, ए से नंबर 2, पेरेंट्स नॉट गेटिंग जॉब एंड चिल्ड्रन नो एजुकेशन। पॉलिटी क्वेश्चन, elaborate constitutional provisions which are speaking for चाइल्ड केयर। सोशल, ये हो गया पॉलिटिक्स सवाल, ये हो गया पॉलिटिक्स का सवाल, ये सोशल साइंस का सवाल जो आपके वुमेन इंपॉर्टेंट का टाइम है। इलेबोरेट द स्कीम्स made by government to uplift the standard of living of children। जितना सवाल कहिए मैं उतना सवाल बना दूं। ये सारे सवाल एग्जाम में आने की पोटेंशियल रखते हैं। पहला सवाल क्या हो गया, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर। यह है उस हिंदू के आर्टिकल में यह था, लेकिन हिंदू का आर्टिकल छोटा सा ही था। आई हैव एक्सपेंडेड द आर्टिकल ऑफ हिंदू, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ द चाइल्ड लेबर। अब देखिए अगला सवाल, पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब एंड चिल्ड्रन नॉट गेटिंग द एजुकेशन। यह उस आर्टिकल के अंदर में ही लिखा था। तीसरा मैं इसको पॉलिटी का सवाल बना देता हूं, इलेबोरेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच आर स्पीकिंग फॉर द चाइल्ड केयर। मैं आपके सोशल साइंस का सवाल बना देता हूं जिसमें कि आपका सोशल जो आप पूछते हैं, इलेबोरेट द स्कीम मेड बाय द गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द चिल्ड्रन। चलो और बनाता हूं सवाल। नेक्स्ट सवाल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन speaking about the eradication of child labor, the eradication of child labor, what India has done in this regard to achieve the objectives. International Labour Organization is speaking about the eradication of child labor, what India has done in this regard to achieve the object. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान बाल श्रम को खत्म करने की बात करता है। भारत ने इस दिशा में कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं? चलिए इसको बनाते हैं हिस्ट्री का सवाल। कम ऑन, हिस्ट्री लॉ इन इंडिया इज नॉट फॉर द factory laws in India are not for the welfare of the labor, but it is the greed of
ब्रिटिश बिजनेसमैन टू कैप्चर द प्रॉफिट। अगर आप कहते हैं, अगर आप पढ़ें कहते हैं कि पहला फैक्ट्री एक्ट क्यों कैसे आया, तो आपको देखेंगे कि फैक्ट्री एक्ट के आने के पीछे मेन रीजन क्या था। उसके पीछे मेन रीजन ये था कि जो चाइल्ड लेबर था, जो मेन रीजन क्या था कि जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश के व्यापारी थे, उन व्यापारियों की इच्छा थी कैसे वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें। अब इंडिया में चूंकि चाइल्ड लेबर सस्ता था, इसलिए यहां पर कम पैसे में सस्ता श्रम मिलता था। तो उन्होंने दबाव डाला कि यहां पर फैक्ट्री कानून लाया जाए। तो जब फैक्ट्री कानून लाया गया, तो उस फैक्ट्री कानून के लाने के कारण यहां पर बच्चों का, जो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, वो मेनली अटैक कर रहा था बच्चों पर, कि बच्चों पर आप ज्यादा से ज्यादा अत्याचार मत करो। तो जो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, जो 1881 का था, उसका पर्पस क्या था? जो ब्रिटिश का चेहरा था, ब्रिटिश का जो व्यापारी लोग थे, वो ब्रिटिश व्यापारी यह चाहते थे कि कैसे भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के लोग हैं, वह सस्ता सामान न बना पाए। तो उसके लिए अगर आप पहला फैक्ट्री एक्ट पढ़े, तो मेनली जो पहला फैक्ट्री एक्ट था वो चाइल्ड लेबर की तरह कन्फाइन किया था। तो आप इसको चाहें तो हिस्ट्री का बना सकते हैं, जैसा भी आप सवाल चाहें वैसा बना सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। देखिए, दो सवालों में दो न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 घंटे के आसपास की क्लास की। I think there is no confusion. If any confusion, you tell me. Otherwise, we'll close the session of the day. कल आपका जो सेशन है वह दो सेशन है। एक आपका मॉडर्न इंडिया का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। हालांकि 2 सेशन हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, बगैर पढ़े पढ़ाना आसान नहीं होता है। दूसरा आपका सेशन जो है वो उसका है पॉलिटी का है। तो आई थिंक देयर इज नो इशू। अगर मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि यू चेंज द स्टाइल ऑफ द रीडिंग, आप अपने को बदलने की कोशिश करिए। जिस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी समझ से यह रास्ता है जो आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है। अगर आप एक ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ेंगे, जैसा विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है सफलता हो सकती। दूसरा, मैं चैट पर लगातार पढ़ता हूं कि लोग ये पूछते हैं कि साहब अंग्रेजी की क्लास चलाओ, CSAT की चलाओ, हिंदी की चलाओ। अगर आपको CSAT भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, अंग्रेजी भी चाहिए, ऑप्शनल भी चाहिए, GS भी चाहिए, तो सिविल सर्विसेज नहीं हो सकता है। सिविल सर्विसेज होने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाए, फिर आप लोग खुद पढ़ें। अगर आपको देखिए 4-5 क्वालिफिकेशन है, अगर वो आपको नहीं आती है, सिविल सर्विसेज नहीं हो सकता है। आपको वर्केबल इंग्लिश आनी चाहिए, आपको एक ठीक ठाक भाषा में लिखना आना चाहिए, आपको एक CSAT पास होने भर का आना चाहिए, आप 12-13 घंटे रोज करीब 1.5 साल तक पढ़ सकते हो, आप एक बेहतर भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो, तब आप एग्जाम दीजिए, नहीं तो एग्जाम देने का कोई पॉइंट नहीं है। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन। गुड डे, गुड नाइट।